रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी के बारे में पढ़ा था, जिसको शैलो इकोलॉजी बोलते हैं, यानी कि उथली परिस्थिति की। उथली का मतलब क्या होता है कि पानी उतना गहरा नहीं है। आप नदी में जाते होंगे या खड्डों में आपने देखा होगा, तो पानी जहाँ पर ज़्यादा गहरा नहीं होता तो हम बोलते हैं कि ये उथली नदी है, ये शैलो रिवर है। शैलो का मतलब क्या है कि पानी अभी उतना गहरा नहीं है। तो पहले वाला दृष्टिकोण शैलो की बात करता था, ऊपर ऊपर की बात करता था। उसके बाद आता है रेडिकल इकोलॉजी, जिसको आप परिवर्तनवादी परिस्थितिकी भी कहते हैं, जिसका मतलब है डीप इकोलॉजी, गहरी परिस्थितिकी। गहरी का मतलब बहुत गहरा है। तो इस दृष्टिकोण के जो समर्थक है वो बात करते हैं, बहुत गहरी बात करते हैं कि ऊपर ऊपर की बात करने से कुछ नहीं होगा, गहरी बात करनी पड़ेगी, रूट कॉज में जाना पड़ेगा, मेन जड़ तक जाना पड़ेगा यदि पर्यावरण की समस्या का समाधान करना है। तो रेडिकल इकोलॉजी में बहुत सारे दृष्टिकोण आते हैं। रेडिकल इकोलॉजी तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है ना, एक पेड़ की तरह, इसकी आगे शाखाएं भी है, परंतु इसकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको पढ़ते हैं। रेडिकल इकोलॉजी में समस्याओं के समाधान के लिए गहरे, पर्यावरण की समस्याओं के लिए गहरे और कभी कभी क्रांतिकारी बदलावों की मांग की जाती है। क्रांति का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से परिवर्तन कर देना, व्यवस्था का परिवर्तन कर देना, इंस्टेंट चेंज एंड पूरी तरह से परिवर्तन। तो रेडिकल का मतलब ही होता है परिवर्तन, और ये परिवर्तन पूरे का पूरा किया जाएगा, सिस्टम में किया जाएगा, गहरे में जाके किया जाएगा। ऊपर ऊपर से इसका समाधान नहीं किया जाएगा, बल्कि गहराई में सोचना पड़ेगा। इस दृष्टिकोण के अनुसार कैपिटलिज्म मेन जड़ है। तो ये दृष्टिकोण पर्यावरण और पूंजीवादी आधुनिकता, कैपिटलिस्ट मॉडर्निटी के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश नहीं करता है। जैसे कि आपने शैलो इकोलॉजी में देखा, इससे पहले जो पढ़ रहे थे रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी, उसमें सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया जा रहा था कि पूंजीवाद भी साइड बाय साइड चलेगा, आधुनिक पूंजीवाद भी साइड बाय साइड चलेगा, और उसी के साथ हम पर्यावरण को भी सुधारने का प्रयास करेंगे। परंतु जो डीप इकोलॉजी है, रेडिकल इकोलॉजी है, उसके द्वारा ऊपर ऊपर की बात नहीं करी जाती है, और इसमें किसी भी प्रकार का कैपिटलिज्म के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास नहीं किया जाता। इसमें पूंजीवाद और उसके मूल्य, संस्थाएं और संरचनाएं, ऐसा माना जाता है कि ये पर्यावरण के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, प्रकृति के डिक्लाइन के लिए, प्रकृति के विनाश के लिए जिम्मेदार क्या क्या है? पूंजीवाद और उससे जुड़े हुए मूल्य, उससे जुड़ी हुई संस्थाएं, उससे जुड़ी हुई संरचनाएं। इसके द्वारा प्रकृति को नुकसान पहुंचाया गया। और पूंजीवाद का मेन पर्पस क्या है? अधिक से अधिक प्रॉफिट सीख करना। तो पूंजीवाद की पहली तो करैक्टरिस्टिक यही आ जाती है कि अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जाएगा, और जब मुनाफे की बात हो रही है तो व्यक्ति कुछ भी करता है। पूंजीपतियों के बारे में कहा जाता है कि अगर उनको पता चले कि कोई व्यक्ति मरना चाहता है, और वो भी फंदा लेकर, और सोसाइटी में बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं और वो रस्सियाँ ढूंढ रहे हैं, तो वो रस्सियाँ बनाने वाली फैक्ट्री शुरू कर देंगे कि चलो रस्सियाँ लेके अब मरने का ही काम करो, मुझे कोई प्रॉफिट दे जाओ। तो इस नज़रिए से एक पूंजीपति सोचता है। तो पूंजीपति जो दृष्टिकोण है, उसमें ही सबसे बड़ी कमी इनके द्वारा आइडेंटिफाई करी गई है कि ये जो ग्रीडी नेचर है इंसान की, ये पूंजीवाद के कारण है। तो इसमें कहा गया है कि पूंजीवाद के साथ सामंजस्य किसी भी प्रकार का बिठाने का प्रयास नहीं करना है, कि विकास भी साइड बाय साइड होगा, पूंजीवाद को भी हम अपनाए रखेंगे, और उसी के साथ हम पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। दोनों ही एक दूसरे के थोड़ा सा उल्टा नज़र हमें आते हैं। ठीक है। पूंजीवाद के साथ कंज्यूमरिज्म कल्चर भी आता है। कंज्यूमरिज्म का मतलब क्या है कि व्यक्ति अधिक से अधिक कंज्यूम करना चाहता है। पूंजीपति इंसान के अंदर एक ऐसी टेंडेंसी ला देता है कि इंसान अब सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मेरे पास आलीशान चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पे बैठे हुए ये सोचते हो कि मेरे पास भी कल को एक आलीशान बंगला हो, गाड़ी हो, बढ़िया फर्नीचर वहाँ पे हो, जहाँ अच्छे कपड़े हो, ब्रांडेड कपड़े हों, ब्रांडेड शूज़ हों, ये दृष्टिकोण कहाँ से आया है? तुम्हें लगता है कि घर पे सोए हुए तुम्हारे मन में ये आइडिया आ गया? ज़रूर तुमने कोई ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट से देखा होगा, ज़रूर तुमने टीवी में किसी न्यूज़ के एडवर्टीज़मेंट के टाइम देखा होगा, अपने मोबाइल से कहीं स्क्रॉल करते हुए देखा होगा, या दूसरे व्यक्ति ने किसी ने पहना होगा। अब ये जो थाउट आपके मन में कैसे लाया जाता है? ये थाउट लाया जाता है पूंजीवाद के द्वारा। वो एडवर्टीज़मेंट करते हैं, वो अपना प्रचार इस तरीके से करते हैं कि इंसान को मजबूर कर देते हैं कि अब इंसान ज़्यादा से ज़्यादा क्रेविंग करना शुरू कर देता है। एडवर्टीज़मेंट आएगी, एक घड़ी की एडवर्टीज़मेंट आएगी, या फिर आपको एक्ट्रेस देखेगी एक बहुत बढ़िया ड्रेस पहनी हुई या कोई सूट पहने हुए,
तो आपके मन में आएगा कि मैं अभी ये सूट पहन लूँ तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो किसी ने कोई स्पेक्स लगाई है तब भी आपके मन में आइडिया आ गया। तो ये कंज्यूमरिस्ट कल्चर है कि इंसान को मजबूर किया जाता है पूंजीपतियों के द्वारा एडवर्टीजमेंट के माध्यम से कि वह अधिक से अधिक उपभोग करना चाहता है। उपभोगवादी कल्चर पूंजीवाद के द्वारा तैयार किया जाता है। अब इंसान की ये क्रेविंग है, इंसान डिमांड करेगा, पूंजीपति प्रोवाइड करवाएगा। तो इंसान डिमांड करेगा मेरे अलग से घर होना चाहिए, वहाँ भी अच्छा फर्नीचर होना चाहिए। तो क्या होगा, फर्नीचर बनाने के लिए पेड़ तो काटने ही पड़ेंगे ना। अब इंसान के माइंड में ये आइडिया कहाँ से आया कि मेरे पास अच्छा घर हो? बहुत ज़बरदस्त। आप देखते होंगे वैसे तो 2 कमरों से भी चल सकता है, पर आपके माइंड में क्या आ रहा है कि नहीं, बहुत आलीशान बंगला चाहिए। ये थाउट कहाँ से आया? ज़रूर आपने कोई ना कोई सोशल मीडिया से कुछ ना कुछ देखा हो, वहाँ से आपके अंदर ये टेंडेंसी आई कि नहीं, मुझे तो वो वाली चीज़ का उपभोग करना है। तो पूंजीपति ऐसा नहीं है कि आप सोचते हैं कि मेरे मन में ख्याल आ गया कि ये मेरी जो सोच है वो इंडिपेंडेंट है। अगर मैं प्यूमा के शूज़ के सपने देखता हूँ तो मेरे मन में कोई आइडिया नहीं आया, बल्कि ये नेचुरल है, कहीं बाहर से नहीं लाया गया ये आइडिया। ये नेचुरल है, दिस इज़ नॉट नेचुरल। ये आपको मजबूर किया गया है कोई थाउट देकर, और पूंजीपतियों के द्वारा किया गया है। अब पूंजीपति तो कर रहे हैं, विराट कोहली को खरीद लेंगे पूंजीपति, अक्षय कुमार को, अजय देवगन को, पान मसाला की फिर आप एडवर्टीजमेंट देख लेंगे, लोग पान मसाला, इनफैक्ट HRTC की बसेस के ऊपर आपको पान मसाला की दिखेंगी। तो आप कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, फिर उसका उपभोग कर रहे हैं। आपकी किसी फेमस या आपकी फेवरेट एक्ट्रेस के द्वारा कोई किसी प्रकार की अगर ड्रेस पहनी गई है तो आप भी कोशिश करेंगे कि वैसा ही सेटअप आपकी भी ड्रेस का हो। या लड़कों को भी ऐसा लग सकता है कि विराट कोहली ने कोई एडवर्टीज़ की है तो नहीं, अब मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है। तो ये एक थाउट लाया गया है। पूंजीपति ऐसा करते हैं, एक इंसान के अंदर इस क्रेविंग को जगाने का प्रयास करते हैं, और इंसान के अंदर जब क्रेविंग जगेगी तो इंसान ज़्यादा डिमांड करेगा तो प्रकृति का ज़्यादा नुकसान होगा। अब इसमें यह कह देना कि नहीं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ अपने आप को मोड़ेंगे, परंतु मेन समस्या रेडिकल इकोलॉजी के द्वारा यही आइडेंटिफाई करी गई है कि प्रॉब्लम इस कैपिटलिज्म में ही है, प्रॉब्लम इस पूंजीवाद में ही है। पूंजीपति पर्यावरणीय समस्याएं आने के बाद भी नहीं रुकते हैं। वो कहते हैं कि विकास करना है, धीरे धीरे करना है, हमें अमीर बनना है पर धीरे धीरे बनना है। अमीर बनने की वो टेंडेंसी उनके अंदर गई नहीं है अभी तक। वो अभी तक अमीर बनने के सपने देख रहे हैं, और बहुत अमीर बनने के सपने देख रहे हैं। एक मैं बुक पढ़ रहा था रॉबर्ट ग्रीन की, दी लॉज ऑफ सेडक्शन, जिसमें लिखा है कि एक कंपनी थी जो सिगरेट बनाती थी, तो उसके द्वारा अब लोग सिगरेट, सिर्फ पुरुष ही, यूरोपियन कोई कंट्री थी उसमें केवल मर्द ही सिगरेट पीते थे, औरतों के लिए बैन था कि औरतें सिगरेट नहीं पी सकती। तो उस कंपनी का जो एक सलाह देने वाला व्यक्ति था, उसके द्वारा एडवाइस मांगी गई, और उसने बोला कि ऐसा करते हैं, इसको एक मूवमेंट बनाते हैं कि इंसान को जब रोका जाता है तब इंसान मजबूरी में उस काम को करता है। तो बोलते हैं कि इसको हम एक परंपरावादी सोच के साथ जोड़ के देखते हैं कि हम एक ऐसा मूवमेंट चला देंगे कि जिसमें अगर कोई महिला सिगरेट नहीं पीती है तो उसको बोला जाएगा कि ये परंपरावादी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पूरी स्क्रिप्ट जारी करी गई। स्क्रिप्ट ये थी कि कहीं रिलीजियस प्लेस से एक दिन एक औरत निकलती है और वो रास्ते से सिगरेट पीते हुए जाती है, और वहाँ एक चर्चा का विषय बन जाता है कि एक औरत सिगरेट पीते हुए जा रही है। फिर अगले ही दिन हर रिलीजियस प्लेस से एक एक औरत निकलती है। मान लीजिए 20 रिलीजियस प्लेस हैं तो वहाँ से 20 औरतें निकलती हैं सिगरेट पीते हुए, और पूरे देश में ही ये बात फैल जाती है कि महिलाएं भी अब जगह जगह पे सिगरेट पी रही हैं। फिर ये एक मूवमेंट बन जाता है, और फिर बाद में जब रिसर्च करी गई, जांच करी गई, तो पाया गया कि उन महिलाओं को पैसे उस कंपनी के द्वारा दिए गए थे, और फिर उनका इंटरव्यू हुआ, उनके द्वारा बोला गया कि हम महिलाओं की आज़ादी का समर्थन करती हैं, इसलिए हम सिगरेट पी रही हैं। फिर हर महिला ने उसको अपनी आज़ादी के साथ देखा, और जो महिला सिगरेट नहीं भी पीती थी उसने भी सिगरेट पिया। तो माइंड किसका है? माइंड पूंजीपति का है। पूंजीपति ने बोला कि सिगरेट लीजिए, पीजिए, और इसको मूवमेंट बना दीजिए। लोगों ने बोला कि महिलाओं ने इसको अपने अधिकार से जुड़ा हुआ मैटर समझ लिया। तो इसी तरीके से पूंजीपति करते हैं, इंसान के अंदर क्रेविंग जगाते हैं, इंसान ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करने के चक्कर में रहता है, और इससे प्रकृति का शोषण होता है। तो पहली समस्या रेडिकल इकोलॉजी के द्वारा यही आइडेंटिफाई करी गई है कि कैपिटलिज्म और पर्यावरण को साथ साथ में नहीं चलाया जा सकता। रेडिकल इकोलॉजी मानव और प्रकृति
ह्यूमन एंड नेचर के बीच संबंध को मुख्य रूप से सामाजिक संरचनाओं के माध्यम से समझते हैं और समाज में गहरे बदलाव की मांग करते हैं कि समाज की संरचना के अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा, समाज का जो स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, समाज के जो मूल्य हैं उनको बदलना पड़ेगा। जब तक उनको नहीं बदला जाएगा तब तक पर्यावरण का सुधार नहीं हो सकता। तो इसमें मुख्य रूप से 3 पर्सपेक्टिव आते हैं। एक सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव आता है, एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव आता है और एक अनार्किज्म का पर्सपेक्टिव आता है। तो तीनों को समझते हैं। पहला वाला जो है इको सोशलिस्ट। इकोलॉजी का मतलब है परिस्थितिकी, पर्यावरण। सोशलिज्म के बारे में तो आपने पढ़ा ही है, समाजवाद जिसको हम बोलते हैं। समाजवाद में उत्पादन के साधन किसके हाथ में होते हैं? पूरे समाज के पास होते हैं या तो सरकार के पास होते हैं। तो पूरा समाज उन उत्पादन के साधनों का मालिक होता है, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ है, चाहे वो ज़मीन है। तो समाजवाद के द्वारा भी पूंजीवाद की आलोचना करी गई थी। और जब समाजवादी पर्यावरण के साथ अपने आप को जोड़ देते हैं, क्योंकि 1960 और 1970 के दशक में ये समस्या मुख्य रूप से आई है। कार्ल मार्क्स के टाइम में ये समस्या नहीं थी, ठीक है। कार्ल मार्क्स के टाइम ऐसी कोई समस्या थी ही नहीं। 1960 और 1970 के दशक में आती। तो जो समाजवाद में विश्वास करने वाले व्यक्ति है वह अपने विचार को पर्यावरण के साथ जोड़ के कहते हैं कि पूंजीवाद बुरा है। पूंजीवाद के अंतर्गत पर्यावरणीय नुकसान निजी संपत्ति और वस्तुकरण के कारण होता है, जो प्रकृति को केवल एक संसाधन बना देता है। कमोडिफिकेशन, पूंजीवाद में प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है और हर चीज़ को पूंजीवाद के द्वारा वस्तु बना दिया जाता है। एंजल्स जो कार्ल मार्क्स के दोस्त थे उन्होंने बोला था कि जब प्राइवेट प्रॉपर्टी आई तो महिलाएं भी वस्तु बन गई। एंजल्स के द्वारा कहा गया कि पहले ब्रोदल्स नहीं थे, पहले वैश्याएं नहीं होती थी। जब लोग नेचर में रहते थे, नेचुरल, या फिर आप कह सकते हैं कि ये ट्राइबल सोसाइटीज़ में रहते थे। एंजल्स के द्वारा कहा गया है कि जब लोग ट्राइबल सोसाइटी में रहते थे, देयर वाज नो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। निजी संपत्ति का कोई अधिकार नहीं था, उत्पादन के साधनों के सभी मालिक थे। उसमें महिलाएं भी उतनी स्वतंत्र थी जितने पुरुष थे। और जैसे ही प्राइवेट प्रॉपर्टी आती है, उनकी एक बुक है द ओरिजिन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। ये एंजल्स के द्वारा लिखी गई किताब है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जैसे ही ये प्राइवेट प्रॉपर्टी आती है तो उसी के साथ पूंजीवाद भी आता है, राज्य का कॉन्सेप्ट भी आता है, फैमिली का कॉन्सेप्ट भी आता है, परिवार का कॉन्सेप्ट, मोनोगमी भी उसी टाइम आती है, एक पत्नी एक पति का कॉन्सेप्ट भी उसी टाइम आता है। ऐसा एंजल्स के द्वारा कहा गया है। और इसमें हर चीज़ को वस्तु माना जाता है। एक महिला भी वस्तु बन जाती है। उसी के कारण उन्होंने बोला वैश्याओं का जन्म होता है। इससे पहले वैश्या नाम का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। तो महिला को भी एक वस्तु के रूप में देखा जाने लगा। हर चीज़ को पूंजीवाद में एक वस्तु के रूप में देखा, और प्रकृति को भी वस्तु के रूप में ही देखा जाता है। जब वस्तु के रूप में आप देखते हो, कमोडिटी किसी चीज़ को समझते हो, तो हम समझते हैं कि ये मेरे प्रयोग के लिए, ये मेरे उपभोग के लिए। उसका केवल व्यक्ति उपभोग करना चाहता है, उसका एज ए रिसोर्स व्यक्ति प्रयोग कर लेना चाहता है। परंतु जो इको सोशलिस्ट हैं, उनका मानना है कि सच्ची परिस्थिति की स्थिरता, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, जिसको आप पर्यावरणीय सतत विकास आप कहते हैं, इको सोशलिज्म के द्वारा कहा गया है कि इस प्रकार की इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी केवल समाजवादी समाज, सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना से ही संभव है, जिसमें निजी स्वामित्व का कोई स्थान नहीं होगा और उसके स्थान पर सामूहिक स्वामित्व, कलेक्टिव ओनरशिप में बदला जाएगा। यानी कि उत्पादन के साधन अब सभी व्यक्तियों के हाथ में होंगे। उसमें प्रकृति को वस्तु की तरह नहीं देखा जाएगा, क्योंकि पूंजीपतियों ने तो यही किया कि लोगों के अंदर क्रेविंग जगाई। लोगों ने फिर जब वो कल्चर बन गया तो लोगों ने वैसी डिमांड करना शुरू कर दी, और जब डिमांड करना शुरू करी तो पूंजीपतियों ने लोगों को बेचना शुरू कर दिया। और पूंजीपतियों के पास ज़्यादा डिमांड आती है तो वो प्रकृति का ज़्यादा शोषण करते हैं। अब पूंजीपति निरंतर लोगों की जो इस डिमांड की क्रेविंग को निरंतर बढ़ाते जाते हैं कि आज व्यक्ति के पास कपड़े आए हैं नॉर्मल से, कल वो बोलेगा ब्रांडेड शूज़ भी आ जाए, परसों बोलेगा कोई घड़ी भी आ जाए, उसके बाद बोलेगा कुछ और भी आ जाए, मेरे बालों के लिए कुछ आ जाए। ये भूखी तो बढ़ रही है इंसान की। सो इसलिए इनके द्वारा कहा गया है कि पूंजीवाद में निजी संपत्ति होती है और उसमें
प्रकृति का वस्तुकरण किया जाता है, इस आधार पर इसका विरोध किया जाता है। और इसका सल्यूशन इनके द्वारा समाजवाद के द्वारा ही संभव है, ऐसा कहा गया है, क्योंकि समाजवाद में सामूहिक स्वामित्व सभी का होगा और सभी व्यक्तियों को प्रकृति की एक कदर होगी। इसके बाद आ जाता है इको अनार्किज्म। अच्छा, इको अनार्किज्म को समझने से पहले हमें अनार्किज्म का मतलब समझना पड़ेगा। अराजकतावाद जिसको हम बोलते हैं, अराजकतावाद का जैसे मैंने मतलब बताया ही है कि वेयर देयर इज़ नो एनी हायर अथॉरिटी। अराजकतावादी बोलते हैं कि किसी भी प्रकार की स्टेट नहीं होनी चाहिए, राज्य नहीं होना चाहिए, सरकार नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सरकार का ही विरोध करते हैं। आतंकवाद के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे तो उस टाइम मैंने बताया था कि यूरोप के अंदर कुछ जो अनार्किस्ट थे उनके द्वारा रशिया के जार को मारने का प्रयास किया गया, ऑस्ट्रिया की महारानी को मारने का प्रयास किया गया। तो ये प्रयास क्यों किए गए थे? क्योंकि ये मानते थे कि स्टेट अपने आप में बुरी है, राज्य अपने आप में बुरा है, राजा को ख़त्म कर देंगे, स्टेट को ख़त्म करेंगे, फिर अराजकता फैलेगी और उस अराजकता में लोग अच्छे से रह पाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा शोषण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य के द्वारा ही किया जाता है। तो ये जो विचारक थे, जब इन्होंने अपने विचारों को पर्यावरण के साथ जोड़ दिया तो इसको इको अनार्किज्म कहते हैं, इकोलॉजिकल अनार्किज्म। सत्ता और अनुक्रम। अनुक्रम का मतलब क्या होता है कि ऊपर बैठा है कोई, उससे नीचे लोग हैं, फिर उनसे भी नीचे कुछ बैठे हैं, इसी को हम अनुक्रम कहते हैं, हायरार्की कहते हैं। तो राज्य के पास सत्ता होती है, सरकार के पास सत्ता होती है और इसकी टेंडेंसी क्या होती है? इसकी टेंडेंसी लोगों से अपने आदेश को मनवाने की होती है। अब कोई राज्य के द्वारा कोई आदेश दिया जाता है, अगर कोई व्यक्ति उसको नहीं मानता है तो क्या होता है? जेल में जाना पड़ता है ना। जैसे मान लीजिए कि इंडिया के अंदर कोई पॉपुलेशन के लिए कोई पॉलिसी बना दी जाती है कि इतने ही बच्चे किसी कपल के होने चाहिए शादी के बाद, तो फिर अगर उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको सज़ा मिलेगी। तो ये क्राइम बन गया उस देश के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर। तो कोई व्यक्ति नहीं मानेगा तो उसको सज़ा मिलती है। तो राज्य की टेंडेंसी क्या होती है, सरकार की टेंडेंसी क्या होती है? प्रभुत्व जमाना लोगों के ऊपर। ऐसे कि समाजवादियों के द्वारा राज्य विहीन समाज की बात करी गई है, वैसे ही इनके द्वारा भी करी गई है। इनके द्वारा कहा गया है कि देयर शुड बी नो एनी सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए सत्ता का, कि जैसे सेंटर से कोई ऑर्डर आया, केंद्र की सरकार से कोई ऑर्डर आया और वो पूरे देश के ऊपर एक समान रूप से लागू हो रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। इनके द्वारा माना जाता है, इनके द्वारा माना जाता है कि जितनी भी जो कम्युनिटीज़ होती हैं, जितने भी समुदाय होते हैं, उनकी अपेक्षाओं के आधार पर कानून बनने चाहिए, क्योंकि राज्य की जो टेंडेंसी होती है वह केंद्रीकरण की होती है। आज के टाइम में यदि नेशन स्टेट जो आए हैं, राष्ट्र राज्य जो एग्जिस्टेंस में आए हैं ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद, 1648 के बाद, उसमें मुख्य प्रॉब्लम क्या देखी गई है कि होमोजिनाइटी लाने का प्रयास किया जाता है। होमोजिनाइटी क्या होती है कि सभी को एक जैसा करने का प्रयास किया जाता है। अब इंडियन संदर्भ में इसकी आलोचना आज के टाइम में करी जाती है, जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आप देखते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि पूरे देश में एक ही समान के कानून लागू होंगे, तो इसको होमोजिनाइटी लाने का प्रयास किया जाता है राज्य के द्वारा, जिससे समुदायों के जो हित हैं वह कहीं ना कहीं हार्म होते हैं। और जो व्यक्ति इस होमोजिनाइटी में नहीं आएगा उस व्यक्ति को दबाया जाता है, उस व्यक्ति को कुचला जाता है। तो इको अनार्किज्म कहता है कि जिस तरीके से राज्य के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन किया जाता है, वैसे ही राज्य के द्वारा प्रकृति का भी दमन किया जाता है। इसलिए राज्य को ख़त्म कर देना चाहिए, सरकार को ख़त्म कर देना चाहिए। जो समुदाय हैं वह अपने आधार पर खुद तय करेंगे। इसका मानना है कि समुदाय अपने अनुसार प्रकृति से लेते हैं और फिर प्रकृति को वैसा ही छोड़ देते हैं, जिससे प्रकृति कुछ समय बाद फिर से रीस्टोर हो जाती है। जैसे आप ट्राइबल कम्युनिटीज़ का एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि जो ट्राइबल्स झारखंड के अंदर रहते थे, अभी भी रहते हैं, उनके द्वारा प्रकृति से उतना ही लिया जा रहा है जितनी उनकी ज़रूरत है। अब वहाँ पर राज्य के द्वारा क्या किया गया, ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, विकास के नाम पर राज्य के द्वारा क्या किया गया है, वहाँ पर माइनिंग करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें भेजी गई और उस माइनिंग में बहुत सारे जो प्राकृतिक संसाधन थे वो ख़त्म हो जाते हैं, जो लोकल जीव थे वो ख़त्म हो जाते हैं। अब वहाँ की कम्युनिटीज़ को वहाँ से डिस्प्लेस भी किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा जो खतरा होता है राज्य की जो सत्ता होती है वो यही होता है, सरकार की जो पावर होती है उससे व्यक्तियों को यही खतरा होता है कि सरकार के लोग आएंगे, केंद्र से आदेश आएगा
और लोगों की जो लोकल ज़रूरतें हैं उनका दमन किया जाएगा। तो राज्य के द्वारा इको अनार्किज्म के द्वारा कहा जाता है कि राज्य के द्वारा व्यक्तियों का दमन किया जाता है, व्यक्तियों का शोषण किया जाता है, एंड ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट प्रकृति का भी शोषण किया जाता है। इसलिए राज्य को ही खत्म कर देना चाहिए, देयर विल बी नो एनी गवर्नमेंट। तो अभी तक के दो दृष्टिकोणों में आप समझ पा रहे हैं कि ये किसी चीज़ को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं कि पूरी तरीके से परिवर्तन किया जाएगा। तो फेमिनिज्म का मतलब क्या है? महिलावादी सोच का समर्थन करने वाले जो मूवमेंट्स कह लीजिए, जब महिलाओं के अधिकारों की बात करने वालों को हम फेमिनिज्म में रख सकते हैं। इको फेमिनिज्म जब लग जाता है तो पर्यावरण की समस्या को नारीवाद के साथ जोड़ के देखा जाता है। नारीवाद के द्वारा, फेमिनिज्म के द्वारा पितृसत्ता, पैट्रियार्की का विरोध किया गया है। पितृसत्ता का मतलब क्या है कि पुरुष जो है वह प्रधान है, चाहे वो फैमिली है चाहे वो समाज है। महिलाएं क्या है? सेकेंडरी है। महिलाओं को सेकेंडरी रखा गया है, दूसरे स्थान पे रखा गया है, प्रथम स्थान पे कौन है? पुरुष है। इसी को पितृसत्ता समाज कहते हैं। अब महिलावाद जो हम कहते हैं, एक स्त्री भी पितृसत्ता की समर्थक हो सकती है, ठीक है। एक स्त्री को भी आप बोल सकते हैं कि ये पितृसत्ता जब पैट्रियार्की का समर्थन कर रही है। कैसे? जब कोई मूल्य महिलाओं से जुड़ा हुआ है और उसका वह समर्थन नहीं कर रही है बल्कि उसके उल्टा कुछ कह रही है। जैसे किसी मर्द के द्वारा कहा गया कि एक महिला को घर की चार दीवारी के अंदर रहना चाहिए, तो ये क्या थाउट है? ये पैट्रियार्की है, ये थिंकिंग है, एक ये पुरुष की थिंकिंग है। परंतु एट द सेम टाइम महिला भी तो कह सकती है कि एक लड़की को घर की चार दीवारी में रहना चाहिए। तो महिला भी किस सोच का समर्थन कर रही है? पितृसत्ता का ही समर्थन कर रही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक महिला जो है वह पितृसत्ता की समर्थक नहीं हो सकती, वो हो सकती है, वो भी पैट्रियार्किकल हो सकती है। तो इको फेमिनिज्म पितृसत्ता की आलोचना करता है, यह दर्शाते हुए कि महिलाओं पर प्रभुत्व, डोमिनेशन ऑफ विमेन, और प्रकृति पर प्रभुत्व आपस में जुड़े हुए हैं। इसके द्वारा कहा गया है कि जिस प्रकार से व्यक्तियों के द्वारा शुरू से ही महिलाओं के ऊपर डोमिनेशन रखी गई है, प्रभुत्व जमाया गया है, वैसे ही जो पैट्रियार्किकल थिंकिंग है वह प्रकृति का भी दोहन करने की बात करती है। तो जो इको फेमिनिस्ट है वह महिला और प्रकृति को साथ में जोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि ये पुरुषवादी सोच है कि महिलाओं का शोषण करना है और प्रकृति का शोषण करना है, इसलिए इस थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा, इसके स्थान पर एक नया आइडिया लाना पड़ेगा।